नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ में आगामी दौरे। तो कल माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पीएम देशवासियों के कल्याण की कामना करेंगे। स्नान के बाद पीएम संगम तट पर ही गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई। वहीं उनके दौरे को लेकर सियासत भी जारी है। विपक्ष ने कल वोटिंग के दिन पीएम के दौरे पर सवाल उठाए। पीएम मोदी बुधवार को महाकुंभ पहुंचेंगे और संगम में स्नान भी करेंगे। उसके बाद संगम में पूजन और आरती का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही पीएम मोदी नेत्र कुंभ जाएंगे। महाकुंभ के दौरान किए गए कार्यों को भी देखेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया और विपक्ष की टिप्पणी को गैर जरूरी बता दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के दौरे को आस्था का विषय बताया। सर, प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं महाकुंभ दर्शन डुबकी लगाने, इसको लेकर मुझे नहीं पता कौन डुबकी लगाने जा रहा है। ये तो व्यक्तिगत होता है, आस्था का सवाल है। ये कोई दिखावे का थोड़ी है, ये आस्था का सवाल है। आप स्नान नहीं कर पाए होंगे तो मैं आरोप नहीं लगा सकता ना आप पे। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सवाल उठाया, जिस पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, जिन्होंने हिमालय से लेकर और तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया हो। वो प्रधानमंत्री अगर किसी प्रकार का कुंभ में जाते हैं तो एक नागरिक के नाते भी उनका अधिकार है, एक सनातनी के नाते भी उनका अधिकार है। तो इस प्रकार का किसी को टिप्पणी करने का मैं समझता हूं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। तो ये जो लोग अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उनको अपने कृत्यों पर देखना चाहिए। इससे पहले साल 2019 में प्रयागराज कुंभ में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पांव पखारे थे। वहीं इस बार भी प्रधानमंत्री कल महाकुंभ में शामिल होंगे और नेत्र कुंभ के शिविर में शामिल होंगे। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने भी पीएम मोदी के दौरे को राजनीति से जोड़कर बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। मोदी जी को लगता है 5 तारीख को वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखे और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे। मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे, ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं मैम कुंभ। तो वो पीएम जाएंगे, नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी महाकुंभ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद गंगा पूजन और आरती भी की। भूटान नरेश ने सीएम योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद लेटे हनुमान मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में भगदड़ पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने दोनों विपक्षी नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और साफ सीधे शब्दों में कह दिया, सरकार भगदड़ की तह तक जाएगी। महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सियासी वार पलटवार कर रहा है।
राज्यसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीएम योगी ने आरोपों पर पलटवार किया है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें। सीएम योगी ने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों महाकुंभ को लेकर झूठ फैला रहे हैं। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। ये लोग पहले दिन से चाहते थे कि महाकुंभ में कोई अनहोनी हो। इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। भगदड़ की जांच चल रही है, हम हादसे की तह तक जाएंगे। इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में जल की शुद्धता पर सवाल खड़े किए थे। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में योगी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं बेहतर की हुई हैं, लेकिन विपक्ष बेवजह के आरोप लगाने में जुटा है। अच्छा संभाल रहे हैं। I mean, after this incident, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। वहीं साधु संत भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगा चुके हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान जो कुछ हुआ, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी भगदड़ की जो लहर उठी है, वो जल्द थमती नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर आज संसद में भी जमकर घमासान हुआ। पप्पू यादव तक ने इस पर सरकार को घेरा। पप्पू यादव ने तो विवादास्पद बयान तक दे डाला। ये रिपोर्ट देखिए। यही हिंदू की सरकार की बात आप करते हैं। तीसरे चीज को एक बाबा है, नटवर लाल है कि क्या है, वो कहता है जो लोग यहाँ मरे मोक्ष चला गया। तो हम चाहते हैं कि जितना बाबा नागा, जो नेता वहां जा रहे हैं, जो पैसे वाला वहां जा रहे हैं, सबका वहां मोक्ष हो जाए। उसको जीने, जब मोक्षे जाना है, लोग सब काम मोक्ष के लिए ही करते हैं, तो बाबा का मोक्ष हो जाए। और दिल्ली चुनाव की वोटिंग से ठीक कुछ घंटे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 95 मिनट तक भाषण दिया। और इसी दौरान पीएम मोदी ने शीश महल से लेकर फोटो सेशन तक विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में अपने तरकश से विपक्ष पर कौन कौन से सियासी तीर छोड़े, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संसद
संसद में पीएम मोदी की हुंकार। देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। आप कांग्रेस पर डबल प्रहार। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर। फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक वार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने 95 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली झलक है, लेकिन जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक एक कर विपक्ष पर ताबड़तोड़ सियासी बाण चलाए। सबसे पहले उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि हमने घोटाले के पैसे बचाए, शीश महल नहीं बनाया, देश बनाया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आम आदमी पार्टी के बाद प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर भी करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं क्या? कोई मुझे बताए क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन पीएम मोदी ने बिना रुके अपने 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में बजट से लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और फोटो सेशन से लेकर शीश महल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर डबल प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले आरोपों वाली सियासत से मुद्दा गर्मा चुका है। सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के परिवार पर लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। तो रमेश बिधूड़ी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई है। आतिशी के आरोपों पर रमेश बिधूड़ी ने जोरदार पलटवार किया। बिधूड़ी ने कहा कि सीएम को इस तरह से गलत आरोप लगाना
शोभा नहीं देता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले हाई वोल्टेज हलचल देखने को मिली। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और उनके बेटे पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए, जिसके बाद बिधूड़ी ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हार की बौखलाहट से आप अपना संयम न खोए और लोकतंत्र में भरोसा रखें। कुछ दिन पहले आप लाइव आई थीं और कोई फोटो दिखाकर उसे मनीष बिधूड़ी बोल रही थी और आज किसी और को मनीष बिधूड़ी बता रही हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है और जनता को निर्णय लेने दो। इसी दौरान सीएम आतिशी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और पुलिस प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगा दिए। यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प जीपीएस मार्क्ड फोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालकाजी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उल्टी सीधी भाषा यूज करी। आतिशी की इस शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और गोविंदपुरी थाने में रमेश बिधूड़ी के भतीजे और रवि दायमा के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया। लेकिन इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा। इन आरोपों के बाद गोविंदपुरी थाने में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। आतिशी पर 70 लोगों को साथ लेकर चलने का आरोप लगाया गया है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को वक्फ संशोधन बिल पर उसके मौजूदा स्वरूप में पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। वक्फ बोर्ड को भी कानून के मुताबिक काम करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ में नॉन मुस्लिम को सदस्य बनाना गलत है, लेकिन बिल में स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य बनाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के देश में अस्थिरता लाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाया तो इसका काउंटर करने वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सामने आए। उन्होंने ओवैसी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। वो देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। अभी तक उसी की राजनीति करते थे। उनको लग रहा है कि सरकार एक बेहतर कानून लेकर के आई है तो
तो अब निश्चित तौर से वक्त पे उनकी आगे की राजनीति नहीं हो पाएगी। तो अब वक्त की रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम उसको सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब को। अब ये कहना तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो देश में अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बिल पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है। वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर के भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि जेपीसी के सामने जो है तर्कों और तथ्यों के बजाय जो है बहिष्कार बहादुरी की। अब पार्लियामेंट में भी जो है वो इनके तर्कश में कितने तर्कों के तीर हैं, वो उसके बजाय जो है वो देखिएगा बहिष्कार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा में सांसद ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार साफ किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीहड़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बंदूक, बागी और डाकू आते होंगे और पन्ना का नाम लेते ही हीरा। लेकिन अब बीहड़ की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। क्या बीहड़ भी उगलेगा हीरा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डाकू के हाथ में बंदूक नहीं होता फावड़ा, कभी बंदूक से गरजता था बीहड़। बदलेगी बीहड़ की पहचान, पन्ना में हीरे की चमक, बीहड़ में हीरे की धमक। हीरे की खान, कौन बनेगा धनवान? बीहड़ की तमन्ना, हीरा मुझे मिल जाए। जब बीहड़ का नाम आता है तो जहन में डाकुओं की दहशत की तस्वीर दौड़ने लगती है। सुनाई देती है गोलियों की गूंज। जिस बीहड़ में डाकू खुद को बागी कहते थे, अगर उन्हें ये खबर लगती कि बीहड़ की जमीन में हीरे की तलाश हो रही है तो यकीन मानिए तस्वीर ही हो सकता है बदल जाती। खैर, बीहड़ का बंदूक से नाता तो रहा है और जब पन्ना का नाम आता है तो जहन में तैरने लगते हैं हीरा। पन्ना की जमीन ने तो न जाने कितने ही लोगों को रंग से राजा बना दिया। बेशकीमती हीरे उगले और अब बीहड़ की जमीन भी हीरे उगल रही है। अब बीहड़ में भी हीरों की तलाश हो रही है क्योंकि बीहड़ का 421 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा हीरा मिलने की संभावनाएं यहां बढ़ गई हैं। शिवपुरी और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में कुछ डायमंड एक्सप्लोरेशन के लिए ब्लॉक नीलाम किया जाना है, इसके लिए हम लोगों से जानकारी मांगी है। तो क्या बीहड़ भी अब हीरे की चमक से चमकेगा? जियोलॉजी विभाग के सर्वे में ग्वालियर शिवपुरी जिले के 421 वर्ग किलोमीटर एरिया में हीरा मिलने की संभावना है। इन गांवों में पन्ना जैसे पहाड़ और मिट्टी मिलती है, इसलिए इस एरिया को डायमंड ब्लॉक देने की तैयारी है। इसे नरवर डायमंड ब्लॉक का नाम दिया गया है। ये डायमंड एक्सप्लोरेशन के लिए सर्चिंग के लिए कितना कौन से एरिया? ये शिवपुरी और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का मिला के कुल 421 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भेजा है उन्होंने। ग्वालियर जिले का जैसे भितरवार क्षेत्र का रानी घाटी और मोहना क्षेत्र का जो नरवर साइड का जो शिवपुरी के बॉर्डर के जो गांव हैं वो गांव इंक्लूडेड है। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्व, वन और आरक्षित वन भूमि की जानकारी मांगी है। पूरी जानकारी तैयार होने के बाद हीरे के खनन के लिए खदान आवंटित की जाएंगी। क्या ग्वालियर और शिवपुरी भी कहलाएगा हीरों की नगरी? क्या पूरी होगी बीहड़ की तमन्ना कि हीरा उसे मिल जाए? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।